यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो आंसर राइटिंग यहाँ पर चल रहा है यूपीएससी और यहाँ पर जो स्टेट पीसीएस है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो GS1 है, GS1 हमारा जो टॉपिक होते हैं वो उसके टॉपिक यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं। इसमें से आपका ज्योग्राफिक मैंने काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए थे, राइट। कल्चर के यहाँ पे 3 पेपर कवर कर लिए, यहाँ से चौथा पेपर है जो कल्चर का है, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर टेस्ट नंबर 14 यहाँ पर है, राइट। इसके बाद स्टार्ट करेंगे GS1 का, ठीक है। GS1 में स्टार्ट करेंगे पॉलिटी से, राइट। तो अब यहाँ पर सॉरी GS2 का है ना, GS1 का तो चल ही रहा है, GS2 का स्टार्ट करेंगे पॉलिटी का। उसके बाद और भी जो हमारे पॉलिटी में सब्जेक्ट आते हैं, हमारा जो गवर्नेंस होता है उसका भी यहाँ से करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। ऐसे कल मैं इसका क्वेश्चन दे भी चुका था टेलीग्राम पे आपको लिखने के लिए, तो आज मैं इसको डिस्कस करूँगा कैसे आपको क्वेश्चन, जैसे बहुत लोग नए हैं तो कैसे उनको लिखना है क्वेश्चन को, ठीक है। देखो यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है निम्नलिखित पर टिप्पणी करना है। किस पर? एक तो यहाँ पर बोल रहा है जी, यहाँ पर बौद्ध साहित्य का प्रमाण और गैर प्रमाणिक रूप है इनको, और वेदों के 4 हमारे जो प्रकार का विभाजन है इनको लेकर के यहाँ पे इसको टिप्पणी देना है, राइट। तो देखो टिप्पणी में यहाँ पे क्या लिखना है, कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पे आप इस पर चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले तो यहाँ पे बताना है कि यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है ये क्या है, इसके प्रमाणिक रूप बताएंगे, क्या इसके प्रमाणिक रूप है हमारे, है ना। जैसे कि हमारा प्रमाणिक रूप हो सकता है त्रिपिटक, ठीक है, और विनय पिटक और सुत्त पिटक और अभिधम, ये हमारे क्या होगा, इसके प्रमाणिक रूप हो गए, राइट। उसके बाद बताएंगे गैर प्रमाणिक रूप इसके क्या होते हैं, है ना। गैर प्रमाणिक रूप के बारे में बताएंगे। तो गैर प्रमाणिक रूप हमारे होते हैं एक तो जातक कथाएं इसकी, ठीक है, जातक कथाएं इसके बारे में बताएंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पर बताएंगे वेद, मतलब वेद का अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वेद को छोड़ दो यहाँ से। उसके बाद इतना आप ये चीज़ यहाँ से इसका लिखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको, यहाँ से देखो लिखेंगे जो आंसर अपना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे सबसे पहले बौद्ध और साहित्य पाली भाषा में यहाँ पर लिखे गए थे, जो मगध और दक्षिण बिहार में बोली जाने वाली भाषा थी, ठीक है। बौद्ध साहित्य को प्रमाणिक रूप से और गैर प्रमाणिक रूप से यहाँ पर विभाजन किया गया था, राइट। मैंने आपको जैसे बताया ऊपर पॉइंट में। उसके बाद लिखना है सेकंड पॉइंट में यहाँ से, इसमें लिखेंगे कि प्रमाणिक जो हमारे थे इसमें साहित्य को त्रिपिटक के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता था, और अर्थात तीनों भागों के द्वारा यहाँ पर विनय पिटक, सुत्त पिटक और जो अभिधम पिटक था उसमें यहाँ पर विभाजित करते थे, राइट। तीसरा पॉइंट है विनय पिटक दैनिक जीवन की जो हमारे नियम थे उसको विनियमन से संबंधित यहाँ पर बताते थे, है ना। तीसरा पॉइंट आपको ये लिखना है। उसके बाद सुत्त पिटक में नैतिकता के यहाँ पर जो संबंधित संवाद थे उसको लेकर के यहाँ पर शामिल किया जाता है, और यहाँ पर इनकी जो प्रकृति की धार्मिक है वो कैसे होती है, और जबकि यहाँ पर अभिधम पिटक में दर्शन है, तत्वमीमांसा से संबंधित होती है, ये बताना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से बताएंगे, इसमें विभिन्न विषय जैसे कि नैतिकता, मनोविज्ञान, ज्ञान, उसके सिद्धांत और तत्वमीमांसा के यहाँ पर समस्याओं का जो व्याख्यान है यहाँ पर इसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ पे इतनी बातें 5 से 6 पॉइंट इसमें बताएंगे, राइट। उसके बाद क्या बताना है, उसके बाद दिखाएंगे हमारे गैर प्रमाणिक साहित्य क्या होते हैं। हमने प्रमाणिक के बारे में बता दिया, अब गैर प्रमाणिक हमारे जो साहित्य थे ये क्या होते हैं इसके बारे में लिखेंगे। इसके बारे में लिखना है आपको, गैर प्रमाणिक साहित्य को जातक द्वारा बेहतर रूप से प्रदर्शित किया जाता है, राइट। सेकेंड पॉइंट, बुद्ध के पिछले जो हमारे जन्म थे उसके आधारित यहाँ पर जातक कथाएं सबसे दिलचस्प कहाँ पे कहानी बताती हैं, ठीक है। ये माना जाता है कि अंततः गौतम ने जो गौतम के रूप में यहाँ पर जन्म लेने से पूर्व बुद्ध का धर्म जो था इसका अभ्यास के 550 से अधिक जन्मों के यहाँ पर माध्यम से करते थे। कई मामले में ये पशुओं से भी यहाँ पर पशुओं के रूप में भी यहाँ पर देखा गया था, ठीक है। और प्रत्येक जन्म की कहानी को जातक यहाँ पर कहा जाता है। 6वीं शताब्दी से पूर्व से लेकर 2री शताब्दी से पूर्व तक सामाजिक और यहाँ पर जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में जातकों के अमूल जानकारी यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ से कुछ पॉइंट आप इसके बताओगे, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर आपको यहाँ से करीब 50 से 60 वर्ड में आपको यहाँ से आंसर लिख जाएगा, ये है ना, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर वेदों के 4 प्रकार का विभाजन, है ना, इसी में लिखना है। यहाँ पे देखो 60 से 80 वर्ड 100 वर्ड के बीच में आप इसको लिख सकते हो आंसर को, ठीक है। दोनों को जो छोटे छोटे आंसर हैं 1 नंबर के अंतर्गत आते हैं, 1 का ए और 1 का बी, है ना, 1 का आ बा ऐसा करके लिख सकते हो। तो देखो बी नंबर जो क्वेश्चन है, बा नंबर, इसमें बोला वेदों के 4 प्रकार का विभाजन करना है, राइट। देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, जो हमारे वेदों का भारतीय आर्य सभ्यता में सबसे प्राचीन साहित्य अभिलेख और भारत का सबसे पवित्र ग्रंथ यहाँ पर माना जाता है। सेकेंड पॉइंट, ये हिंदू शिक्षाओं के मूल ग्रंथ हैं, ठीक है, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ यहाँ पर जीवन के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, वेद शब्द का अर्थ विवेक, ज्ञान या दृष्टि, वेद मानव की जो व्याख्या होते हैं उसके माध्यम से अपन देवताओं की जो आवाज़ है उसको प्रकट करने के लिए किया जाता है ना। ये पॉइंट आप यहाँ से बता देंगे। उसके बाद वेदों की संरचना बता देंगे, वेदों की हमारी जो संरचना है, ठीक है, वेदों की संरचना क्या है उसके बारे में लिखेंगे। वेदों की संरचना के बारे में आपको पॉइंट में लिखना है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 ऐसे करके पॉइंट में लिखना है आपको। पॉइंट में 1 में प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ब्राह्मण अनुष्ठावादी होते हैं,
जिसमें एक उपदेश और धार्मिक ग्रंथ कर्तव्य शामिल होते हैं। प्रत्येक वेद में विभिन्न ब्राह्मण सम्मिलित होते हैं। ये पॉइंट सेकंड में लिखना है। थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे, अरण्यक हमारा जो होता है इसका उद्देश्य उन ऋषियों जो ऋषि मुनि से है जो ध्यान के प्रयोजन के रूप में यहाँ पर काम करते थे और जो वनों में निवास करते थे। ठीक है। अगला उपनिषद में लिखना है आपको। उपनिषद वेदों के जो अंतिम भाग होते हैं उसमें निम्नलिखित हमारे वेदांत जो होते हैं, जैसे कि जो वेद या अंतिम जो भाग उनको भी कहते थे। ठीक है। उपनिषद या वैदिक शिक्षाओं पर सार इनका निहित होता था। ठीक है। तो करीब 4.5 पॉइंट आप वेदों की संरचना के बारे में बता देंगे, क्या इनका संरचना या स्ट्रक्चर है। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से बताएंगे उसके बाद यहाँ से आपको बताना है हाँ, उसके बाद यहाँ से देखो इसी के बारे में आप बताएंगे आगे। इसमें बता सकते हैं वेद हमारे कितने भाग होते हैं वेदों के, है ना। वेदों के आपको जैसे कि वेदों की संरचना बता दी आपने। हमारे ऋग्वेद होते हैं, है ना। ऋग्वेद के बारे में आप दो बातें बता दोगे, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक, 2 बात में। ठीक है। और यजुर्वेद के बारे में 2 बात बता दोगे, राइट। अथर्ववेद के बारे में 2 बात बता दोगे। और यहाँ से जो हाँ, 3 वेद यहाँ पे होगा। 3 वेद यहाँ पे जो है सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और यहाँ से जो हमारे ऋग्वेद है इसके बारे में 4 बातें आप एक एक पॉइंट करके बता दोगे तो वेद का वाला जो आंसर है ये आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप से जो आंसर है, छोटे छोटे आंसर आपको ऐसे लिखने हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में संक्षिप्त नोट लिखना 50 वर्ड में। ऊपर ही 50 से 60 या 70 वर्ड में लिखना था आपको। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मधुबनी पेंटिंग, जो भांड पाथेर है, कलमकारी है और यक्षगान है, इसके बारे में आपको 50-50 शब्द लिखना है। ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से। देखो पहले वहाँ पर बोला है मधुबनी पेंटिंग। ठीक है। इसमें आपको लिखना है मधुबनी पेंटिंग में मधुबनी चित्रकला हेडिंग डालनी है। इसमें लिखेंगे मधुबनी चित्रकला का जन्म भारत के बिहार राज्य के एक छोटे से गांव में यहाँ पर हुआ था। इस गांव में मैथिली नाम का जो जना, इस नाम को मैथिली नाम से जाना जाता था। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, प्रारंभ में गाँव की महिलाएं अपने विचारों, आशाओं और सपनों को अपने घरों को दीवार पर चित्रों पर रूप में प्रदर्शित करती थी। थर्ड पॉइंट, समय के साथ साथ पेंटिंग उत्सव और विशेष जो आयोजन है उसका एक हिस्सा बनने लगा, जैसे कि विवाह, यहाँ पर इसके जो विवाह समारोह भी यहाँ पर अपना जाने लगा इसमें। ठीक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट 4 में क्या लिख सकते हो पॉइंट में, झोपड़ियों की जो ताजी पुताई होती थी वहाँ पर, उनमें कच्ची मिट्टी की दीवारों पर परंपरागत आधार पर स्थल का जो निर्माण करते थे और कपड़ा हाथ जो द्वारा निर्मित जो थे कागज़ की जो कैनवास थे वो यहाँ पर से करते थे। ठीक है। ये पॉइंट आप लिखोगे। भारतीय मैथिली पेंटिंग में चित्रायामी छवियों का प्रयोग किया जाता था। इस पेंटिंग में मुख्य रूप से पौधे यहाँ पर बनाए जाते थे और रंगों का यहाँ पर जो प्रयोग था वो किए जाते थे। पौधे जो हमारे रंग थे वो ज़्यादातर पौधों के रंग, जो पौधे होते थे उनसे यहाँ पर लेकर के रंग बनाते थे, उनका यहाँ पर प्रयोग करते थे। ठीक है। अगला पॉइंट, जिस विषय पर यह पेंटिंग आधारित होती थी उसमें प्राकृतिक और पौराणिक घटनाएं भी बताते थे वो लोग, क्या क्या यहाँ पर इसकी पौराणिक घटनाएं हैं जिस पर पेंटिंग बताते थे, कुछ उसकी विशेषता भी उनमें होती थी। राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी मधुबनी पेंटिंग है उसके बारे में ऐसे अपने पॉइंट बता दिए। राइट, कि यहाँ पर इसके पॉइंट है। आगे यहाँ पर लिखा है सेकंड स्टेप जो क्वेश्चन है, इसमें बोला है भांड पाथेर। भांड पाथेर क्या होता है इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। देखो जो हमारा भांड पाथेर होता है ये कश्मीर का पारंपरिक थिएटर है। इसमें नृत्य, संगीत और अभिनय का एक जो हमारा अनूठा संगम देखने को मिलता है। व्यंग, मजाक और नकल उतारने वाले यहाँ पर जो हंसने और हंसाने की जो प्राथमिकता है उसमें इसको दी गई है। सेकेंड पॉइंट, इसमें कश्मीर राज्य के जो हमारे लोग हैं इसमें लोक थिएटर बहुत मशहूर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एकमात्र रूप में जिसे आज भी यहाँ पर अपने जो स्वरूप है उसको लेकर के सुरक्षित बनाए रखा जाता है। कश्मीर भाषा में इस नाटक को पाथेर कहा जाता है और यहाँ पर भांड जो होता है इसका आशय होता है अभिनेता या कलाकार जो होता है उससे मतलब होता है भांड से। ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ से, इस थिएटर में संगीत के लिए सुरनाई, नगाड़ा और ढोल का प्रयोग किया जाता था। चूँकि भांड जो हमारे थे ये पाथेर के कलाकार मुख्य रूप से एक कृषक वर्ग के होते थे, इसलिए इसे नाट्य कला और जीने के यहाँ पर तरीके थे उनको लेकर के यहाँ पर गहरा प्रभाव दिखता था इनको। राइट, ये लिखोगे। अगला पॉइंट है, भांड में खेले जाने वाले जो नाटक थे उसे पाथेर के रूप में जाना जाता था। इस शब्द का अर्थ होता है कि नाटक की जो चरित्र होता था वो। ठीक है। अगला पॉइंट, यद्यपि भांड पाथेर को एक संभाषणीय नाटक के रूप में नहीं जाना गया था, फिर भी यह क्या है, एक सामाजिक और व्यंग और पौराणिक कथाओं को एक सामाजिक नाटक है। तो ये सब पॉइंट आप यहाँ से इसके लिखोगे और आंसर यहाँ से आपका इसका पूरा हो जाएगा। ठीक है। आगे तीसरा आपको यहाँ से लिखना है टिप्पणी तीसरे वाले में कलमकारी पेंटिंग को लेकर। ठीक है, कलमकारी पेंटिंग में आप लिखोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे लिखना है पॉइंट में, पॉइंट फॉर्म में सब पूरा लिखना है। देखो जो भी टिप्पणी आपको लिखनी होती है आपको ऐसा नहीं लिखना है पूरा लिखते चले जाना ऐसे करके आधा पेज भर दिया, नहीं। जो टिप्पणी अगर पूछा करे, जैसे छोटे छोटे पॉइंट में पूछा 60 से 70 वर्ड में टिप्पणी पूछता है अगर, तो वो आपको क्या करना है पॉइंट फॉर्म में डालना है, क्योंकि जो एग्जामिनर देखेगा तो यहाँ से पॉइंट फॉर्म में ज़रा चीज़ें समझ आएंगी, दूर दूर दिखेगी उसको।
है ना। तो यहाँ से क्या करना है आपको, पॉइंट फॉर्म में यहाँ पर जो 50 से 60 वर्ड रहते हैं, जो अंडर 100 वर्ड रहते हैं, 100 वर्ड से अंदर जो क्वेश्चन रहते हैं, उसमें आपको यहाँ से पॉइंट फॉर्म में ही क्वेश्चन स्टार्ट करने, पॉइंट फॉर्म में ही यहाँ से लिखने हैं, राइट। कलमकारी पेंटिंग में क्या लिखना है, देखो पॉइंट में लिखेंगे, कलमकारी का शाब्दिक अर्थ है कलम, और कलमकारी का हमारा अर्थ होता है कलम के माध्यम से बना जो हमारी कला है उसको प्रदर्शन करना। वनस्पतिक डाई का प्रयोग करके पर कपड़े से निर्मित डिजाइनों का रंगने के लिए पर इसका प्रयोग करते थे, पहली बात है हमारा ये हो जाएगी, ठीक है। इसमें सेकंड पॉइंट आप लिखोगे, कपड़ों पर कार्बनिक डाई का प्रयोग करके जो की जाने वाली पेंटिंग भारत के कई भागों में लोकप्रिय हो गई, लेकिन कलमकारी पेंटिंग की शैली जो हमारी कला हस्ती थी चेन्नई के उत्तर में और मसूलीपट्टनम हैदराबाद के पूर्व में अधिक प्रसिद्ध हो गई थी। दोनों जगह का नाम भी दिखा दोगे। तीसरा पॉइंट लिखोगे, कलमकारी जो हमारी परंपरा है मुख्यतः हिंदू पौराणिक कथाओं से संबंधित है, दृश्य इसमें होते थे, मंदिरों के लिए समृद्ध अलंकृत किनारे वाला जहाँ पर जो देवताओं का चित्र वो तैयार किया जाता था, है ना, यह पॉइंट लिखोगे। चौथा पॉइंट, मसूलीपट्टनम में बुनकर ब्लॉक प्रिंटिंग का कार्य करते थे, जबकि जो हमारी कला हस्ती और जो हमारे बालोजस थे, एक जाति का जो चूड़ी का निर्माण करते थे उनको बोलते थे बालोजस, ठीक है। ये इस कला को अपना लिया था उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर जो चूड़ियाँ थी उन पर यहाँ पर ड्राइंग करने के लिए, कला करने के लिए इसमें प्रयोग करने लगे थे वो लोग, ठीक है। उसके बाद मंदिर क्षेत्रों को विकसित हमारी जो कला हस्ती थी उसकी परंपराओं को अधिकतर हिंदू जो पौराणिक महाकाव्य थे, रामायण महाभारत, ये सब देवताओं को लेकर नए की जो प्रतिमा थी उस पर भी यहाँ पर विषय केंद्रित होने लगे, राइट। आगे पॉइंट, कलाकार बांस और खजूर की जो लकड़ी थी उसका उपयोग ब्रश या जो कलम बनाने के लिए यहाँ पर करते थे, जिसके एक नुकीली छोर में महीन बाल लगे होते थे, ठीक है। आगे, पौधों के कुछ भाग जैसे पत्तियां आदि के साथ यहाँ पर लौह, टिन, एल्युमिनियम, तांबा आदि के खनिज यहाँ पर लवणों के जो रंग थे उसको लेकर यहाँ पर प्राप्त करके डाई बनाए जाते थे, जिससे क्या है हमारे मार्टन के रूप में उभरा हुआ यहाँ पर दिखने लगता था, ठीक है। अगला यहाँ पर है हमारा जो पूछ रहा है यहाँ से स्टेटमेंट, इसमें बोला यक्षगान के बारे में संक्षिप्त में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पॉइंट फॉर्म में इसको भी लिखना है। इसमें 5 से 6 पॉइंट लिखेंगे बस, है ना। देखो पहला पॉइंट लिखना है, यक्षगान दक्षिण भारत का एक नाट्य रूप है। यक्ष का अर्थ है कि उपदेवता जो कुबेर से संबंधित है, और गान का अर्थ आशय होता है कि देवताओं के संगीत का जो इस प्रकार का यक्षगान का आशय उपदेवता का संगीत, ठीक है। सेकंड पॉइंट, यक्षगान तीव्र गति से किया जाता था, राइट, और इसमें निर्धारित संरचना के अनुसार गीत, नृत्य और तत्कालिक जो संवाद थी उसका संयोजन होता था, ये लिखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट आपको लिखना है, यक्षगान ग्रामीण दर्शकों के बीच लोकप्रिय होता था। यक्षगान का मुख्य रूप जो मुख्य केंद्र था संगीतकार या भगवत द्वारा यहाँ पर गाया जाने वाला जो काव्यात्मक गीत था वो दृश्य यहाँ पर होता था, ठीक है। संगीतकार ही यहाँ पर प्रदर्शित कवि को नियंत्रित करते थे, राइट। अगला पॉइंट है, अपने विशेष लय और राग छंद पूर्ण के रूप में यहाँ पर क्षेत्रीय भारतीय जो नाटकीय साहित्य थी इनकी ऐतिहासिक रिकॉर्ड का भी प्रमुख हिस्सा जाना जाता था। तो यहाँ पर यक्षगान के बारे में करीब 4 से 5 पॉइंट जो बताए ये आपको लिखने हैं, राइट। तो यहाँ से क्या है 50-50 वर्ड के आपके यहाँ से 4 ये जो हमारे संक्षिप्त नोट्स हैं ये लिख जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 है, भक्ति आंदोलन ब्राह्मणों और आरोपित जो हमारे अत्यधिक असमान पदानुक्रमित क्रम जो प्रणाली है समानता की मांग के लिए अपेक्षित समूह की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करती है, बताना है। देखो ये क्वेश्चन को आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कहाँ से स्टार्ट करने लिखना है ना। तो देखो यहाँ से बताता हूँ मैं, यहाँ से आपको जो ये क्वेश्चन है ये आपसे सबसे पहले बोला है जो हमारा भक्ति आंदोलन है। पहले तो क्या भक्ति आंदोलन के बारे में बताना, भक्ति आंदोलन क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और किसका यहाँ पे संबंध किससे है, पहले बात में बताएंगे। दूसरी बात में बताएंगे इसके प्रारंभ होने के क्या कारण थे, है ना, इसके प्रारंभ होने के क्या कारण थे, ये सेकंड बात में आपको ऐसे बताना क्यों प्रारंभ हुई थी। तीसरी बात, प्रत्येक क्षेत्र में इसके प्रभाव को उदाहरण के साथ यहाँ पर बताएंगे, ठीक है, ये बताएंगे। अगला है यहाँ से चौथा पॉइंट बताना है, जो निष्कर्ष अगर आपको लिखना है तो निष्कर्ष भी यहाँ से आप लिख सकते हो, राइट। तो स्टार्ट करते हैं से, देखते हैं क्वेश्चन को। देखो यहाँ से आप लिखेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में लिखेंगे, पॉइंट फॉर्म में हेडिंग डालना है भक्ति आंदोलन और पॉइंट फॉर्म में यहाँ से लिखना है, ठीक है। पॉइंट पे लिखेंगे पहले में, ऐसा माना जाता है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6वीं और 7वीं शताब्दी के आसपास तमिल क्षेत्र में हुई थी, राइट। तमिलनाडु के आंदोलन में शुरुआत जो हमारे विष्णु के उपासक और अलवार और शिव के जो उपासक नैनार संत थे उनके द्वारा की गई थी। इन दोनों संप्रदायों ने भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया और भारत के अन्य भागों में इसके प्रसार में योगदान दिया। ये पॉइंट आप यहाँ से बता दोगे, ठीक है। नीचे लाइन से लिखना है, आंदोलन के कारण क्या थे, आंदोलन था उसके क्या कारण थे, है ना, इसके कारण लिखोगे। आंदोलन के कारण क्या थे, पॉइंट फॉर्म में लिखना है, 3 से 4 पॉइंट लिख दोगे। पहला कारण कठोर जाति व्यवस्था, यहाँ पर क्या थी, कठोर जाति व्यवस्था थी, इसके अंदर एक पॉइंट लिख लोगे, 2-3 लाइन की बातें। इन परंपराओं ने जाति
और पदानुक्रम को जो चुनौती दी, और इस बात पर यहाँ पर बल दिया कि सामान्य व्यक्ति का भी देवता एक देवता के साथ यहाँ पर सीधा संबंध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने प्रचारित किया और अच्छे कर्मों को लेकर यहाँ पर सादे जीवन के माध्यम से मुक्ति संभव बनाया था। ठीक है, यहाँ पर ये लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे महिलाओं की निम्न स्थिति, ये हेडिंग है इसमें। महिलाओं की निम्न स्थिति में आप लिखोगे अंदर पॉइंट, इसमें लिखोगे ब्राह्मण समाज में महिलाओं का स्थान बहुत ही निम्न था। वे रूढ़िवादी ब्राह्मणवादी ढांचे के अंदर मुक्ति और यहाँ पर अयोग्य जो समझी जाती थी, और भक्ति परंपरा में महिलाओं के सम्मान प्रदान किए जाते थे, और मोक्ष की प्राप्ति हेतु महिलाओं का भक्ति मार्ग जो है वो सुझाया जाता था। उदाहरण के लिए आप नैनार जो परंपरा थी उसके सदस्य जो हमारे थे करैकल अम्मायार, जो शिव की उपासक थी। ये एग्जाम्पल दे सकते हो आप। ठीक है, तीसरा पॉइंट, संस्कृत धार्मिक ग्रंथों का वर्चस्व। जो हमारा संस्कृत धार्मिक ग्रंथ था इसका वर्चस्व था, है ना। इसमें लिखोगे आप जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है इसमें संस्कृत में लिखा गया था, जो सामान्य लोगों की समझ से परे था। भक्ति संतों ने विभिन्न भाषाओं में साहित्य को सरल और सुलभ शैली के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया, और संस्कृत भाषा के रूप में यहाँ पर वर्चस्व समाप्त किया था। ठीक है, उदाहरण के लिए बता सकते हो कि जो कन्नड़ क्षेत्र में हमारे बसवन्ना और यहाँ पर जो उनके शिष्य थे वाचना साहित्य की रचना यहाँ पर की थी। ठीक है, तीसरा आपका यहाँ से पूरा हो जाएगा। चौथा पॉइंट, काव्यात्मक अभिव्यक्ति के मुक्तिदाता। ठीक है, जो हमारे काव्यात्मक अभिव्यक्ति थे उसके मुक्तिदाता, ये पॉइंट लिखोगे। इसमें बहुत लिखोगे जो ब्राह्मण समाज में हमारे कविताओं का उपयोग राजाओं की जो प्रशंसा उसके लिए किया जाता, और भक्ति संतों ने सही चुंगल से कविता को मुक्त कराकर यहाँ पर आध्यात्मिक विषय थे उसकी शुरुआत की थी। उदाहरण के लिए बताओगे कि यहाँ पर जो राजस्थान के मीराबाई ने कृष्ण की जो प्रशंसा है उसमें भक्ति गीतों की यहाँ पर रचना की थी, और गीत भी गए थे। उन्होंने पितृसत्तात्मक मानदंडों को परिभाषित किया और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग यहाँ पर चुना था। तो ये सब बात आगे से बता दोगे आप। निष्कर्ष में क्या लिखोगे? निष्कर्ष में आपको लिखना है, इस प्रकार भक्ति आंदोलन ने पूरे भारत में कठोर ब्राह्मणवादी जो हमारी व्यवस्था थी उसको चुनौती दी। इसने व्यक्तिवादी अनुभव के रूप में ईश्वरीय जो हमारी पूजा थी उसके स्वरूप को यहाँ पर परिवर्तन किया, जो कि समाज या वैदिक परंपराओं के नियमों द्वारा निर्देशित नहीं होता था। ये आप यहाँ से निष्कर्ष अपना लिख देंगे और आंसर यहाँ से इसका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से 200 वर्ड में लिखना है और 15 मार्क का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के भी यहाँ पर कुछ पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। इसमें 50-50 वर्डों में लिखना है। आर्यभट्ट के बारे में, भास्कराचार्य के बारे में और चरक के बारे में और पतंजलि के बारे में। ठीक है, 2 के बारे में बता दे रहा हूँ, बाकी 2 के बारे में आपको यहाँ से खुद अपने मेहनत करके लिखना है, या तो मैं चारों बता देता हूँ, देखता हूँ जैसा रहेगा। कुछ पॉइंट में सबके बता देता हूँ। ठीक है, आपको भी कुछ पॉइंट मिलेंगे तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो इसमें। राइट, तो देखते हैं। पहला यहाँ पर लिखा है आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट के बारे में लिखेंगे। यहाँ पे देखो लिखेंगे पहले आर्यभट्ट के बारे में। यहाँ से आर्यभट्ट 5वीं सदी के गणितज्ञ, खगोलशास्त्री, ज्योतिष और भौतिक शास्त्री थे। वे गणित के क्षेत्र में अग्रणी थे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उन्होंने आर्यभट्टिका की रचना की जो अपने समय की गणित का सार भी थी। इस महत्वपूर्ण पुस्तक में 4 अध्याय थे, सेकंड बात हो गई। तीसरी बात, पहले अध्याय में उन्होंने बड़ी दशमलव संख्या जो हमारी वर्णमाला थी उसके रूप में प्रदर्शित करने को लेकर वर्णन किया था। ठीक है, और दूसरे अध्याय में आधुनिक गणित विषय को लेकर, जैसे कि संख्या पद्धति है ना, जो हमारा नंबर सिस्टम अभी आता है, ज्यामिति है ना, जो हमारा ज्योमेट्री होता है, राइट, और आपका जो त्रिकोणमिति, जो हमारा त्रिकोणमिति को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, राइट, और बीजगणित जो हमारा यहाँ पर बीजगणित को अर्थमेटिक बोलते हैं, हाँ जो भी बोलते हैं बीजगणित में से वो इसको लेकर के। तो यहाँ पर इसमें अध्याय यहाँ पर शामिल थे। ठीक है, अलजेब्रा बोलते हैं बीजगणित को। ठीक है, याद आ गया। तो यहाँ से ये सब पॉइंट आपको इसमें बताना है चौथे वाले पॉइंट में। अगला लिखोगे, आर्यभट्ट ने वर्णित किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पे घूमती है। उन्होंने त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रतिपादन भी किया और बीजगणित की खोज भी की थी। राइट, अगला पॉइंट, उन्होंने पाई के मान की गणना भी की और जो यूनानी थे उनकी तुलना में अधिक सटीक बताया इन्होंने। राइट, तो यहाँ पर करीब 5 से 6 बात आप यहाँ पे इनके बारे में लिखोगे। आगे देखते हैं, आर्यभट्ट हो गया। अब अगला हो गया भास्कराचार्य, इसको देखते हैं। ठीक है, भास्कराचार्य के बारे में देखेंगे। भास्कराचार्य 12वीं सदी में महान विद्वान थे। उनका जन्म कर्नाटक के बीजापुर में हुआ था, पहली बात। दूसरी बात, वे अपनी पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि के लिए प्रसिद्ध थे और इसे 4 अध्यायों में विभाजित किया। एक तो लीलावती जिसको अंगणित बोलते थे, बीजगणित, गोलाध्याय और गणित जो 6 ग्रह गणित जिसको बोलते हैं ग्रहों की गणित। तो ये सब यहाँ पर इसमें विभाजित किया था उन्होंने। आगे पॉइंट, भास्कर ने बीजगणित जो हमारे समीकरण थे इसको हल करने के लिए चक्रवत विधि का समीकरण जो था, चक्री जो हमारी पद्धति होती है उसको अब यहाँ पर शुरुआत की थी, है ना। चक्री विधि से बोलते हैं ना, चक्री विधि से यहाँ पर सॉल्व करने के लिए जो हमारा समीकरण होता है, तो ये भी यहाँ पर इन्होंने निकाला था। 3 पॉइंट इनके बारे में आप लिखोगे। ठीक है, चरक के बारे में क्या लिखना है?
चरक के बारे में देखेंगे। चरक के बारे में लिखोगे, चरक को प्राचीन भारतीय इतिहास विज्ञान का पिता माना जाता था। ये कनिष्क के दरबार में राजवैद्य शाही चिकित्सक थे, पहली बात। दूसरी बात, उनकी चरक संहिता चिकित्सा पद्धति पर लिखी गई थी, उत्कृष्ट पुस्तक है। इसमें बहुत बड़ी यहाँ पर संख्या में रोगों का विवरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। उनके कारण पहचान करने वाले जो विधि साथ यहाँ पर जो उनके उपचार हैं उसमें विधि का वर्णन यहाँ पर किया गया था, ठीक है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वास्थ्य और चिकित्सा विद्वान के लिए एक पाचन, उपापचय और प्रतिरक्षा जैसी यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें बताई थी, ठीक है। चरक संहिता में रोगों के उपचार करने के लिए यहाँ पर स्थान में रोगों को कारण और समाप्त करने के लिए यहाँ पर अधिक यहाँ पर बल दिया गया था। करीब 5 से 6 पॉइंट यहाँ भी लिखोगे आप। अगला पतंजलि है। पतंजलि में क्या लिखना है? पतंजलि में लिखेंगे पॉइंट में, योग को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने के लिए श्रेय पतंजलि को दिया जाता है। प्राचीन भारत में योग विज्ञान और आयुर्वेद की जो हमारे सहबद्ध विज्ञान था उसके रूप में विकसित किया गया था, जिसके माध्यम से भौतिक और मानसिक स्तर पर बिना औषधि का उपयोग किए बिना रोगों का उपचार किया जाता था। पहली बात इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, योग शब्द संस्कृत में योग तो बोलते थे, योग तो से लिया गया था, जिसका शाब्दिक अर्थ था मन के बाहरी जो हमारे जो संवेदनशीलता थी, संवेदनाएं थी, इनके विषयों को हटाकर आत्माओं से जोड़ना, ठीक है। थर्ड पॉइंट, पतंजलि के योग सूत्र में ओम और ईश्वर का प्रतीक कहा गया था। इसमें ओम को एक ब्रह्मांडी जो हमारे ध्वनि थे उसके रूप में भी प्रदर्शित किया गया था। ये ध्वनि वायु के माध्यम से लगातार चलती रहती थी, जिससे क्या केवल जो हमारे प्रकाश था उसके रूप में यहाँ पर देखा जा सकता था। अगला पॉइंट, योग सूत्र के अलावा पतंजलि ने चिकित्सा पर भी यहाँ पर एक जो टीका था वो लिखी, जिसमें पाणिनि व्याकरण पर यहाँ पर काम किया था और इसे यहाँ पर महाकाव्य जो महाभाष्य के नाम से भी जानते थे, ठीक है। तो करीब 3 से 4 पॉइंट यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ से देखो 50-50 वर्ड में आपको क्वेश्चन लिखने हैं और काफ़ी पॉइंट फॉर्म में लिखना है, बहुत अच्छे पॉइंट लिखना है। जो भी पॉइंट लिखना है 50 वर्ड में छोटे छोटे क्वेश्चन को और हाईलाइट कर देना है पॉइंट को। तो यहाँ से क्या, यहाँ से पूरे मार्क्स मिलने की संभावना रहती है, राइट। तो यहाँ से ये सब पॉइंट आपको कवर करने हैं, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर जो टेस्ट नंबर 14 था, टेस्ट नंबर 14 था, वो मैंने यहाँ से कवर कर दिया। अब स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 15। टेस्ट नंबर 15 हमारा होगा GS1 का, सॉरी GS1 बोल रहा हूँ, GS2 का। GS1 का तो चल ही रहा है, GS2 का होगा, राइट। टेस्ट GS1 तो करा चुके हैं, करीब 14 टेस्ट हो गए। अब GS2 के करीब यहाँ से 14 टेस्ट GS2 के भी कराएंगे, 14-15 टेस्ट है ना। तो यहाँ से उसके देखेंगे, ऐसे कर करके जितने भी टेस्ट होंगे करीब 50 से 60 पेपर इससे करा जाएंगे, राइट। ये आपको यहाँ पे डेली क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है, राइट। बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो और अपना क्वेश्चन यहाँ से टेलीग्राम पे यहाँ पर भेज सकते हो लिख करके, ठीक है। तो एंड करते हैं यहाँ से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।